गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व करवा दिया है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है डियर स्टूडेंट, बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान। बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको चैप्टर नंबर 4 बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान चैप्टर को अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसमें नंबर सिस्टम के बारे में यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। जो आपका संख्या पद्धति है इसमें बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपको एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट एक क्लास के माध्यम से आपको संख्या पद्धति बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता दूंगा, जिससे आपके एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछ ले आपसे छूटेगा नहीं। तो इस तरीके से मैं संख्या पद्धति के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूं। आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट और प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझते जाना। मैक्सिमम डियर स्टूडेंट यह क्लास जो होगा 30 से 40 मिनट का होगा, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से संख्या पद्धति को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप ध्यान से सारे पॉइंट को देखते जाइएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट कुछ पॉइंट है उनके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम गणना के लिए करते हैं, यानी कि जिन संख्याओं का उपयोग हम गणना के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपको समझ में आ गया होगा कि जिन संख्याओं का उपयोग हम गणना के लिए उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक। नेक्स्ट आपका आता है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका डियर स्टूडेंट पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं होती क्या? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम शून्य को भी ऐड कर ले, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर ले तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर ले तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का एग्जाम्पल क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्याएं मैंने क्या बताया? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका उपयोग हम गणना के लिए करते हैं, और ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं जिसमें हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डियर पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता क्या है? जब पूर्ण संख्याओं के साथ साथ हम ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। जब पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी हम ले लेते हैं तो उसको हम पूर्णांक। जैसे a आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, इसके साथ साथ यदि आप ऋणात्मक संख्या यानी कि -1, -2, -3, -4 को भी ले लेंगे तो वो आपका पूर्णांक हो जाएगा। तो पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वो हमारा पूर्णांक बन जाता है। नेक्स्ट आपका आता है डियर स्टूडेंट की सम संख्याएं क्या होती हैं। तो सिंपल सा आपको पता ही होगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उसको हम बोलते हैं सम संख्याएं। यानी सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो उसको हम बोलते हैं सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं डियर स्टूडेंट जो 2 से विभाज्य ना हो। जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो उसको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। नेक्स्ट आपका आता है डियर स्टूडेंट परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्याएं होती क्या है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। यानी कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर कंडीशन ये है कि q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में मिलेंगी। कंडीशन ये है कि q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है डियर अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं होती क्या है? ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा केवल और केवल स्वयं से विभाज्य हो, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा केवल और केवल स्वयं की संख्या से विभाज्य हो, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जांपल के रूप में आपका 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। तो ये सारी आपका अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक के अलावा केवल और केवल स्वयं की संख्या से विभाज्य है, इसलिए ये सारी संख्याएं आपका अभाज्य संख्याएं हैं। वहीं पर हम बात करें भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं डियर स्टूडेंट जो एक के अलावा स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे आपका मान लीजिए आपका आ गया 99, तो 99 हो गया, फिर 33 हो गया। ये सारी संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो एक के अलावा और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाज्य है। जैसे आपका 33 है, 1 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 33 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। यानी कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट 4 से 5 पॉइंट कवर है, आप अच्छी तरीके से देख लो। उसके बाद से नंबर सिस्टम के कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे। आपका आता है योगात्मक प्रतिलोम। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे आपसे पूछा जाए कि 5/6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 5/6 का योगात्मक प्रतिलोम आपका माइनस का 5/6 हो जाएगा। वहीं पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि -1/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो, तो -1/3 का योगात्मक प्रतिलोम 1/3 हो जाएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/7 हो जाएगा। वहीं पर यदि आपसे पूछा जाए कि 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो 5/2 हो जाएगा। यानी कि उसी के उल्टी संख्याओं से गुणा कर देना है, उसी के अपोजिट संख्या से गुणा कर देंगे तो वो आपका गुणात्मक प्रतिलोम बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। जैसे 1 2 3 4 5, इस n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। तो कैसे निकालोगे? n+1 डिवाइडेड बाय 2। कभी भी यदि आपसे n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल की बात की जाए तो n+1 डिवाइडेड बाय 2, जो आपका n है संख्याओं की संख्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालोगे। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये आपका n तक जाएगा, ठीक है, ये आपका n तक जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
डॉट 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 n का स्क्वायर, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालोगे? n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये आपका n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का निकालने का फार्मूला है। जो आपका n है संख्याओं की संख्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताओ। अभी तक तो आपने n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताया, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, जैसे आपका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस प्लस डॉट 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 n का क्यूब, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल यदि आपसे पूछा जाए तो उसका फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और पूरे का आपका होल स्क्वायर कर दोगे तो ये आपका n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला बन जाता है। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट एक दो कॉन्सेप्ट और है, ध्यान से देख लो, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। समांतर श्रेणी का 11वां पद आपसे पूछा जाता है तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा समांतर श्रेणी क्या होता है? a प्लस b a प्लस 2b, ये आपका समांतर श्रेणी होता है। समांतर श्रेणी का ये मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो आपका समान होगा। दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो आपका समान होगा, वो आपका समांतर श्रेणी में आता है। जैसे इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आप निकालोगे तो d आएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आप निकालोगे तो d आएगा। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिनमें दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो आपका समान होता है। तो यदि आपसे ऐसी समांतर श्रेणी दे रखी हो और आपसे जन्मा पद की बात की जाए तो उसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। nवां पद, जन्मा पद का जो फार्मूला होता है वो आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। यदि इसी समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल की बात की जाए तो क्या करोगे? यदि इसी समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल की बात की जाए तो क्या करोगे? तो n पदों के योगफल का फार्मूला आपका क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। ये आपका योगफल का फार्मूला है। किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला आपका होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट एक आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझें। आपको नंबर बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया जाता है और आपसे इकाई का अंक पूछा जाता है कि बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो कभी भी यदि आपसे इकाई के अंक की बात की जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैं डायरेक्ट एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है डियर स्टूडेंट कि 53 पे पावर 71 का इकाई का अंक बताओ। 53 पे पावर 71 का इकाई का अंक बताओ। तो इसको तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, यदि कैलकुलेट कर भी पाओगे तो काफी लंबा समय लग जाएगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे निकालोगे इकाई का अंक। सबसे पहले क्या करेंगे, 53 में इकाई का अंक क्या है तो आप कहोगे 3, ठीक है। इस पर पावर कितना आएगा 71, यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने क्या किया 53 में इकाई का अंक 3 था तो 3 पे पावर 71 लिख दिया। अब साइड में आप 71 लिखो, इसको 4 से डिवाइड करो तो क्या होगा 4 एकम 4 3 1 4 सते 28। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, शेषफल आपको बचेगा केवल और केवल 3, यानी कि 71 को आप 4 से भाग दोगे तो शेषफल आपको 3 बचेगा। इससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। इस 3 को उठाओ, अब 3 का पावर बाबू आप 3 कर दो तो 3 का पावर 3 का मान 27 होता है, यानी इकाई का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट 53 पे पावर 71 का इकाई का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल भी देखो, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 59 पे पावर 162 का इकाई का अंक बताओ। 59 पे पावर 162 का इकाई का अंक बताओ तो सबसे पहला काम क्या होता है 9 उतार लो,
59 का इकाई का तो 9 है, तो 9 उधार लो। अब क्या करेंगे, 162 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 162 को डियर स्टूडेंट आप 4 से डिवाइड करो, तो 4 चौक क्या होगा 16, 0 उधर जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, केवल और केवल 2। इससे कोई रिश्ता नहीं है, काट दो। शेषफल 2 है ना, तो इसका पावर 2 कर दो, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो इकाई का कितना आ जाएगा, केवल और केवल 1। इस तरीके से इकाई का अंक आपका 1 आ जाएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कभी भी आपसे यदि इकाई का अंक पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक दो कॉन्सेप्ट में और आपको बताता हूं, आप ध्यान से देख लो, सारी चीजें आपसे क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 2667 का पावर 153 का इकाई का अंक बताओ, तो क्या करोगे। सबसे पहले 2667 का इकाई का अंक क्या है 7, तो मैंने 7 ले लिया, ठीक है। अब 153 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, लो जी भैया कर लेते हैं। तो 4 3 12, अच्छा बठी 25, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा केवल और केवल 1। इससे कोई रिश्ता नहीं, तो काट दो, इस पर पावर 1 करो, तो 7 पर पावर 1 का मान कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि इकाई का अंक कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दे, इकाई का अंक आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने में मिलेगा, चाहे आप कोई सा भी उठा लो। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है नंबर सिस्टम के बारे में, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डियर चैप्टर नंबर 6 गुणनखंड। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है गुणनखंड। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास को इधर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।